तो हम सबसे पहले रिवीजन करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स की, इन 18 टॉपिक्स की जो है हम अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग आईसीआई के स्टडी मटेरियल वाइज चैप्टर 1 उठा के जो है रिवाइज करना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, कुछ बात बता रहा हूँ आपने कैसे जो इन रिवीजन वीडियोज़ को यूज़ करना है। हम लोग सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग की रिवीजन कर रहे हैं। ये कोई चैप्टर नहीं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ऑडिटिंग में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी कुछ क्लियर हो सकते हैं, साथ साथ में आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज तो हो ही जाएंगे, राइट। एंड तक देखिएगा वीडियो को। इसके बाद हम लोग आईसीआई का स्टडी मटेरियल फॉलो करते हुए जो है वो वीडियोस बनाना शुरू करेंगे और उसके हिसाब से चैप्टर्स पिक करके टॉपिक भी मार्क करा दूंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 4000 लाइक्स का और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट जो है वो अचीव करा देंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अचीव करा देंगे। जल्दी करा देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, राइट। क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मार्क करी हैं और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करे हैं। काफ़ी जगह पे मैंने रुक के थोड़ा सा डिस्कशन करने की भी आपके साथ कोशिश करी है। क्वेश्चंस जहाँ पूछे हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में आपने जो है जवाब देना है उनका। इससे एक कम्युनिटी बन जाएगी पूरी की पूरी नीचे। और अपने डाउट्स भी इन टॉपिक से रिलेटेड लिख दीजिएगा। बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई उसका आंसर कर दीजिएगा। मुझे समय मिला तो मैं आंसर कर दूंगा, राइट। और फर्स्ट 30 मिनट्स में जिसका भी कॉमेंट आएगा तुम्हारा भाई पर्सनली जो है उसको रिप्लाई करने वाला है। इसके बाद क्या है कि आप लोगों को मैं कुछ स्पेशल नोट्स भी देना चाहता हूं। जो नोट्स मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूं, अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहाँ पे? edu91.org पे हमने कोर्स बना रखा है edu91 लाइव के नाम से। आप वहाँ पे जाके ये नोट्स भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। और वहाँ पे सिर्फ मेरे ही नोट्स नहीं, वहाँ पे आप लोगों को जो है नितिन गुरु सर के नोट्स, वहाँ पे आपको और बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिस शीट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। एंड एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जूनियर्स को रिकमेंड कीजिएगा edu91 की क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं। मैं हूँ, नितिन सर हैं, बेनीवाल सर हैं, शिवांगी मैम हैं, तो सबकी क्लासेस रेफर कीजिएगा। और हम आने वाले जो हमारे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका नवंबर 22 हो, मई 23 हो, या उसके आने वाले जो आगे एग्जाम्स हैं, सबके लिए आप लोग बताइएगा कि edu91 पे सबसे कम प्राइस पे सबसे बेस्ट क्वालिटी की क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट पेपर, विद इवेल्युएशन, विद पोस्ट मॉक टेस्ट मीटिंग्स विद द स्टूडेंट्स के कैसे जो है वो अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, ऑल दी बेस्ट गाइज। उम्मीद करता हूं कि आप इन रिवीजन वीडियोस को काफ़ी इंजॉय करेंगे, इससे काफ़ी फायदा उठाएंगे। आ जाओ जल्दी से शुरू कर दो और टाइम स्टैम्प बनाना चाहो तो बना देना। सबसे पहले जानेंगे कि मीनिंग ऑफ ऑडिट क्या होता है। तो कोई भी आपसे मीनिंग ऑफ ऑडिट पूछ ले तो उसमें आपने ये कीवर्ड जरूर बताना है कि भैया ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर एंटिटी का। अब वो एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, उसका लीगल फॉर्म जो है वो कुछ भी हो, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटर का क्या होता है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो ये इसी टॉपिक से मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या आता है। इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भैया ऑडिट की जरूरत सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी को ही होती है, ऑडिट की जरूरत सिर्फ बड़ी एंटिटी को ही होती है। तो आंसर है नहीं, ऑडिट की जरूरत सर इरिस्पेक्टिव द फैक्ट कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं, साइज ऑफ द एंटिटी क्या है, किसी को भी जो है वो पढ़ सकती है। आइए देन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि ऑडिट किसका होता है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि भाई ऑडिट होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। क्या होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस होती है, किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए होती है, उसके अकाउंटिंग सिस्टम से निकलती है, फाइनेंशियल टर्म्स में होती है, किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए होती है, उसके अकाउंटिंग सिस्टम से निकलती है, इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में बात करती है और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात करती है। मेरे साथ इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में बात करती है और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जो है बात करती है। ये होती है आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बेसिकली आपको बताऊं तो ये आपका P&L की बात हो गई और ये आपकी बैलेंस शीट की बात हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन एट अ पॉइंट इन टाइम है, पर्टिकुलर टाइम पे है, और ये जो है इकोनॉमिक इवेंट्स जो पूरे एक पास्ट टाइम पीरियड में जो है वो अकर हुए हैं। फिर आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब देखिए, लोगों को ये बात पता नहीं होती है, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में आपको पता थी या नहीं पता थी। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हम लोग जब स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो उसे बोल देते हैं हम लोग क्या मित्रों? उसे बोल देते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट structured representation of the historical financial information, and obviously it includes the related notes. Okay, अब साथ साथ में आपने एक बात ध्यान रखनी है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या कम्युनिकेट करती हैं? एंटिटी के रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे और द चेंजेस देयर इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली फिर से वही बात चल रही है, P&L, कैश फ्लो अकाउंट, बैलेंस शीट, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड यस, इट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आ जाइए अब बात करते हैं भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं।
जनरली बच्चों से पूछो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है तो ये बताना शुरू कर देते हैं, जबकि डेफिनेशन अलग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट होते हैं बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। कम ऑन, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये मतलब बेसिकली जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक काम करना है, edu91.org पे विजिट करना है और वहाँ पे एक फ्री कोर्स है आपके लिए edu91 लाइव के नाम से, उसमें अपने आप को जो है एनरोल कर लेना है और वहाँ पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके अच्छा जी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट हमारे पास क्लियर है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, जिन्हें आज की डेट में हम क्या बुलाते हैं, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन। आइए अब बात करते हैं कि भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, क्यों जानना जरूरी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर हुई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर हुई थी, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बेसिकली वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो क्राइटेरिया है जिसको यूज़ करके जो है हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया है, मेजरमेंट, रिकग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मेजरमेंट, रिकग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो अमाउंट हो गया हमारे लिए क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, और रिकग्निशन हमारे लिए भी आप मान के चल सकते हैं क्लासिफिकेशन, और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर तो हमारे पास है ही, राइट, क्योंकि वर्ड्स अब आगे भी कनेक्ट कर पाएंगे इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए क्लासेस में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, लगभग मेरा जो ऑडिट का कोर्स है वो 120 घंटे का है और मेरी कोशिश है कि मैं उसको कंसाइज कर दूं। तो एक बार में दिमाग में रखिएगा, रिवीजन वीडियो है, अदरवाइज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मुझे पढ़ाने का मन करता है लेकिन वो रिवीजन वीडियो की लिमिटेशन के चलते हम लोग जो है यहाँ पे उसको रोक के चलते हैं। आइए, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई भी पूछ ले तो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया, राइट, जिससे क्या करते हैं, मेजरमेंट, रिकग्निशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। एग्जांपल्स क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के, यूएस गैप एग्जांपल है, IFRS एग्जांपल है, इंड AS एग्जांपल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, FRF तो हो गया, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मित्रों होता है ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट आई होप आप लोग समझते हैं, ऑडिट का पूरा फ्रेमवर्क आपको पता है कि एक होगा ऑडिटर, एक होगा ऑडिटी मतलब क्लाइंट के अंदर होगी TCWG और मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट कौन होते हैं उनकी डेफिनेशन रिवाइज कर लेंगे, और एक होंगे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो है जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट कर लिया है, अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट, राइट, और साथ साथ में अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट फॉर व्हाट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको याद रखिएगा, शॉर्ट में मैं हमेशा बोलूंगा PPFS, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शॉर्ट में बोलूंगा PPFS, और आप लोग एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिख के आएंगे, पहले से सुन लो, ओके। लीजिए, so adopted by management in PPFS and acceptable as per the required law and regulation। तो सिर्फ adopted by management से कुछ नहीं होगा, वो acceptable भी होनी चाहिए as per law and regulation, और साथ साथ में जिस तरह का बिजनेस है उसके हिसाब से वो acceptable भी होनी चाहिए। so in view of the nature of the entity and the objective of the financial statement and that is required by law और regulation। लीजिए, हमें सारी बातें क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने एक ही वर्ड की जो है रिवीजन करी, वो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। चलिए फिर बात करेंगे इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस के लिए मैं अभी आपको यही बोलूंगा कि आपका ओपिनियन जो है वो विदाउट बीइंग इफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर्स जाना चाहिए, क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है, इस ओपिनियन को ही हम लोग एश्योरेंस बोलते हैं, राइट। तो हमारी एश्योरेंस जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों मेरी बातों को, ये इंडिपेंडेंस पे हमने टॉपिक नहीं पढ़ लिया, ये हम पूरा पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस का पूरा टॉपिक आएगा अलग से, हम उसको तब रिवाइज करेंगे। चलिए अभी के लिए आगे चलते हैं। ऑडिट को डिफाइन करिए, या आई होप आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, फॉल्स, इट कैन बी कंडक्टेड इन केस ऑफ एनी एंटिटी रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। खैर आ जाइए, ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिटर का, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव था ओपिनियन एक्सप्रेस करना। अब उस ओपिनियन एक्सप्रेस करने को कैसे जो है हमने अच्छे से लिखा हुआ है, सर आप ऐसे नहीं बताओगे क्या, बेटा बताऊंगा, सब बताऊंगा। आप मान के चलिए अभी के लिए हम लोग ऐसे 200 का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ऐसे 200 क्या है, उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, राइट। अभी के लिए आप मान के चलिए मैं ऐसे 200 का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिविजनरी वीडियो में एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऐसे 200 के बारे में पता है, हम लोग ऐसे 200 पूरा डिटेल में भी रिविजन करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। आइए, सो अब इसमें क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, इस वर्ड को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट व्हाट, whether the financial statement are free from
मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। हाँ जी, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर लीजिए। तो ये हमारे लिए कीवर्ड्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अच्छा जी, इसके बाद ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओपिनियन भी किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। तो ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो प्रिपेयर्ड है या नहीं लीजिए। और तीसरी बात, थ्रू रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय दी एसए। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिसके हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करी है, जिसको हमने चेक किया कि वो एज पर एफआरएफ है या नहीं है, उसके ऊपर हम लोग रिपोर्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे एज रिक्वायर्ड बाय एसए इन अकॉर्डेंस विद दी ऑडिटर्स फाइंडिंग लीजिए। अब इसी के अंदर से कुछ वर्ड्स उठा कर डिस्कस कर लेते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। याद रखिएगा ऑडिटर जो है वो कैसी एश्योरेंस देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? हाई है बट नॉट एब्सोल्यूट है, यानी 100% गारंटी जो है वो नहीं है। चलिए, मिस स्टेटमेंट क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन ACPD रिपोर्टेड एंड ACPD रिक्वायर्ड। ACPD रिपोर्टेड मतलब अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए था इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। अब मिस स्टेटमेंट जो है वो एरर की वजह से भी हो सकती है और फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। मेरे साथ, मिस स्टेटमेंट जो है वो एरर की वजह से भी हो सकती है और फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। एरर और फ्रॉड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। एरर जो होता है बच्चों वो होता है अनइंटेंशनल, फ्रॉड जो होता है वो होता है आपका क्या? इंटेंशनल। याद रखिएगा, एरर इज अनइंटेंशनल और फ्रॉड जो है वो आपका होता है कैसा? इंटेंशनल। ओके, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है फ्रॉड जो है इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन है, एरर जो है वो अनइंटेंशनल है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं बार बार। देखिए, फ्रॉड इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एरर। आंसर इज ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि भैया फ्रॉड जो है वो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है। नंबर 1, ये रीजंस रट लीजिए, एग्जाम में काम आएंगे। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है और साथ साथ में फ्रॉड के अंदर सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स होती हैं। सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स होती हैं, जैसे कि फॉर्जरी, डेलिबरेट फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन टू दी ऑडिटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। नीचे से अगर आपको डॉग्स की आवाज़ आ रही है तो आई एम रियली सॉरी, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको, तो इसलिए जो है प्रॉब्लम हो रही होगी। वो अभी उग्र हो रहे होंगे इधर उधर देख के कुछ, बट कोई बात नहीं। चलिए जी, हाँ जी, तो याद रखिएगा डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एरर है, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स हैं टू कंसील। ओके, अच्छा जी। देन फिर देखिए कि एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मल्टीपल स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉड इज हायर। बस इतना ही पढ़ लीजिए। द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मल्टीपल स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। बताइए, आप लोग बताइए कमेंट में इसका आंसर, आप लोग बताइए कमेंट में इसका आंसर, तो मजा आएगा। चलो लो भाई। देन उसके बाद हमने देखा था कि भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज मटीरियल? मटीरियल का सिंपल सा मतलब ऐसा है कि सर कोई भी ऐसी मिस स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा ओमिशन, हम उसको मटीरियल तब मानते हैं जब वो क्या कर सकता है? व्हेन इट कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी मिस स्टेटमेंट क्या होती है आपको पता है? डिफरेंस बिटवीन ACPD रिपोर्टेड एंड ACPD रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो कोई भी मिस स्टेटमेंट या कोई भी ओमिशन को हम लोग मटीरियल तब मानते हैं जब वो क्या कर सकता है? कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। सर क्या मटीरियलिटी में इतना ही पढ़ेंगे? नहीं बेटा, चैप्टर 2 के अंदर पूरा स्टैंडर्ड आएगा, ऐसे 320 पढ़ेंगे ना तब। लीजिए आ जाइए। देन अभी हमें रिवीजन करनी है टाइप्स ऑफ ओपिनियन की। कितने तरह के ओपिनियन हो सकते हैं? क्लीन और मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में हो सकते हैं 3, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। ये टेबल वैसे आप लोग डिटेल में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर, बट मैं आपको अभी यहीं पे जो है थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन कर देता हूँ। जरा ध्यान से बच्चों, प्यारो लालो, मेरी बातों को सुनना ध्यान से। तो देखिए, अगर मिस स्टेटमेंट मिल गई है, कम ऑन, मिस स्टेटमेंट मिल गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिसस्टेटेड, और उसका इफेक्ट जो है परवेजिव है। परवेजिव क्या होता है भी बता दूंगा। परवेजिव है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। अगर इफेक्ट, सॉरी, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था कि चैप्टर 11 कैसे रिवाइज कराना है। हाँ जी, मिस स्टेटमेंट मिल गई है और उसका इफेक्ट परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, और अगर परवेजिव हो गया तो बच्चों एडवर्स ओपिनियन जाएगा। कम ऑन, क्या जाएगा जल्दी बताइए? एडवर्स ओपिनियन जाएगा। ऐसे ही
अगर आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, यू आर अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो क्या जाएगा? तो बेटा क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। लेकिन उसका इंपैक्ट अगर परवेजिव आ गया तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। यानी देखिए, परवेजिव से एडवर्स या डिस्क्लेमर आ जाता है, नॉन परवेजिव के केस में हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन ही रहता है। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है विद एग्जांपल्स, क्योंकि क्लास में हमने काफ़ी बार चीज़ें डिस्कस करी हैं। नंबर 1 कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। नंबर 2, यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं सर 4 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेजिव। सुनिए, वैसे तो परवेजिव का मतलब होता है कि सर ओमनी प्रेजेंट, ये लिख के नहीं आना है आप लोगों के लिए। ऑडिट में परवेजिव का मतलब क्या होता है? परवेजिव यूज किया जाता है तो डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई एक पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट जो है वो परवेजिव है, एक पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट जो है उसका इफेक्ट जो है वो क्या आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट परवेजिव है नहीं, ये डिपेंड करता है ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर। अब परवेजिव है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन ऑडिटर को 2-3 बातें जो है ध्यान में रखनी है। जनरली स्पीकिंग एक आइटम परवेजिव, एक आइटम का इफेक्ट परवेजिव तब होता है जब वो एक आइटम तक, आई शुड से जनरली स्पीकिंग इफेक्ट परवेजिव तब होता है जब एक आइटम तक उसका इफेक्ट कन्फाइंड ना हो, जब एक आइटम तक उसका इफेक्ट कन्फाइंड ना हो। नंबर 2 कि भाई साहब एक आइटम तक कन्फाइंड है तब भी परवेजिव हो सकता है, कब? जब वो आइटम पर्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन जो कवर करता हो। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से दिया था कि कब एक आइटम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन कवर कर सकता है, और कब जो है हम उसको फिर एक ही आइटम के केस को, एक ही आइटम में मिस स्टेटमेंट को भी हम लोग परवेजिव बोल सकते हैं। एंड नंबर 3 याद रखिएगा, डिस्क्लोजर के केस में, डिस्क्लोजर के केस में हम लोग परवेजिव कब कंसिडर कर लेते हैं? डिस्क्लोजर के केस में हम लोग परवेजिव तब कंसिडर कर लेते हैं इफ इट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, इफ इट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लीजिए, तो लिख के आना बच्चों 4 नंबर के लिए, और जनरली बच्चे से पढ़ के नहीं जाते हैं। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की बात बताइए। अच्छा सर, क्या ये एग्जाम में आया हुआ है? अरे हाँ भाई, आया हुआ है, आया हुआ है। देखिए, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की बात अगर मैं आप लोगों को बताता हूं, तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन है? ऐसे लोग जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी? ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द एंटिटी। कम ऑन, ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द एंटिटी, ये बात आपने जो है वो ध्यान रखनी है। अच्छा, यहां से पढ़ लीजिएगा इस डेफिनेशन को, ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। ये आपके पास देखिए कितनी बार आपसे जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको ऑडिट का क्वेश्चन बैंक चाहिए तो भी हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक रिलीज कर रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है वो। edu91.org पे विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे edu91 लाइव कोर्स जो है वो बना होगा, उसमें आप लोग जो है अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये कब तक के लिए एप्लीकेबल है आप देख लीजिएगा। अगर ये कोर्स नहीं मिल रहा है इसका मतलब हमने वो कोर्स डिलीट कर दिया होगा, फिर ओके डाटा बाय बाय, फिर कोई नया कोर्स बनाएंगे तब आपसे बातचीत करेंगे। एनीवेज, तो ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की क्या हो गई है? डेफिनेशन हो गई है। अब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की डेफिनेशन के साथ साथ आपको और क्या देखना है कि भाई मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट होती है वो लोग जिनके पास होती है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन। हाँ जी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन। आई होप आप लोग याद रखेंगे। TCWG यहीं से पढ़िएगा, डायरेक्ट स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। मैनेजमेंट क्या है? जिनके पास होती है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन। चलिए, अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे, और वो चीज़ क्या है बेटा? प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट क्यों जरूरी है? अब देखिए, हम इस समय ऐसे 210 में हैं, लेकिन आपको भी टॉपिक तो भाई मैं रिवाइज करा दूँ ना, पहले बेसिक तो आपके स्ट्रॉन्ग कर दूँ। तो प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट क्या है? हम ऑडिट तभी एक्सेप्ट करेंगे जब नंबर 1 FRF एक्सेप्टेबल होगा। FRF क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा। अब FRF आपको पता है, एग्जाम में अपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख रहे हैं। FRF एक्सेप्टेबल होगा, और साथ साथ में ऑडिटर मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट ऑब्टेन कर लेगा कि मैनेजमेंट मानती है, एक्नॉलेज, जानती है, अंडरस्टैंड अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है मैनेजमेंट के साथ? देखिएगा, नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नंबर 2 इंटरनल कंट्रोल एज कंसिडर नेसेसरी। नंबर 3 ऑडिटर को प्रोवाइड करनी है ऑल इंफॉर्मेशन, additional information as requested by the auditor, and unrestricted access to persons within the entity. Gupta ji, unrestricted access to person within the entity from whom the auditor determines it necessary to obtain audit evidence. और याद रखिएगा, अगर प्री कंडीशन नहीं है तो ऑडिटर जो है एक्सेप्ट नहीं करता है ऑडिट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। ऐसे 210 का कंटेंट है, हम वहाँ पे भी रिवाइज एक बार कर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार, कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। लीजिए, अब बात करते हैं मित्रों किसकी? इंटरनल कंट्रोल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लाइफ में इंटरनल कंट्रोल।
स्कूटी में सेल्फ कैसे मारोगे बेटा? प्रोसेस, प्रोसेस विच इज डिजाइन इम्प्लीमेंटेड, DIM। आगे अगर मैं कहीं पे वर्ड यूज करूं तो समझ जाइएगा मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस की, डिम। अब ये DIM जो है वो करता कौन है? तो DIM करने वाले लोगों का नाम है बच्चों दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। याद रखिएगा कि एंटिटी में TCWG, मैनेजमेंट और अदर पर्सनल होते हैं जो प्रोसेस, जो इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन करते हैं। अब इंटरनल कंट्रोल का काम क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस देता है भैया इंटरनल कंट्रोल। रीजनेबल एश्योरेंस किन बातों को लेके? 4 बातों को लेके जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। कौन कौन सी? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। 4 बातें बोल दीजिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अपनी मन की चीजें लिख के आते हैं, फिर बोलते हैं ICAI मार्क्स नहीं दे रहे। नंबर 1 रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अच्छा जी। उसके बाद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। नंबर 3 सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। नंबर 4 कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। तो इन 4 चीज़ों को लेकर जो है आपका ऐसा प्रोसेस जो इन 4 चीज़ों को लेकर रीजनेबल एश्योरेंस दे वो बन जाता है इंटरनल कंट्रोल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओके, याद रखिएगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा जी, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस किन बातों को लेके? इन 4 बातों को लेके। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपने यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखनी है। क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है एज पर स्टैंडर्ड्स? आंसर इज, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या एज पर स्टैंडर्ड्स ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है या नहीं करना होता है? देखिए इंटरनल कंट्रोल के कुछ सिंपल एग्जांपल्स दूं आपको। लॉक, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथराइजेशन, रिकंसिलिएशन, ये होते हैं इंटरनल कंट्रोल के कुछ बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल। ऑडिटर का रोल क्या रहेगा हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर बेसिक बात बताऊं तो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को जो है वो अंडरस्टैंड करता है। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट भी कर सकता है। देखिए रैप में, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में, व्हाट आर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऑल्दो भी समझाने बट एक बार फिर भी बोल देता हूं। द ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर आर नोन एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से ऑडिटर IC को क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा, IC को समझेगा कि IC कैसा है, और उसके बेसिस पे ऑडिटर अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, एक्सटेंट और टाइम जो है वो डिसाइड करता है। अब नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेंगे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आपके पास आते हैं 2, एक होता है आपका कंप्लाइंस प्रोसीजर जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और एक आपका होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर जिसके अंदर 2 बातें होती हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और साथ साथ में आपका एनालिटिकल, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इन पर काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। और मुझे आपने क्वेश्चन बताना है क्या इंटरनल कंट्रोल पे ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑडिटर इज कंसर्न ओनली विद द इंटरनल कंट्रोल विच आर रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये बात जरा याद रख लीजिएगा। और इंटरनल कंट्रोल बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन क्वालिटी को लेकर जो है कोई इंटरनल कंट्रोल हो सकता है, ऑडिटर का उससे इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा। आइए देन बात करते हैं टेस्ट चेकिंग। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो हम लोग चैप्टर नंबर 7 में काफी डिटेल में इसको पिक करते हैं। पॉपुलरली नोन एज सैम्पलिंग। व्हाट इज टेस्ट चेकिंग? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन एंड विद अ व्यू, और आई शुड से विद द ऑब्जेक्टिव of making an opinion about the entire population, right? And test checking should be done in such a way that every item must have equal chance of selection, and it is popularly known as what? Sampling. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर मत करिएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको अभी मैं, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है। प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट हम लोग बोलते रहते हैं। अरे भैया प्रोफेशनल जजमेंट है क्या? तो प्रोफेशनल जजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ योर training, knowledge and experience while taking decisions. So application of training, knowledge and experience in taking informed decision is known as professional judgment, right? अब decision किस चीज को लेके? About the courses of action जो appropriate हैं particular circumstance में, about the courses of action जो appropriate हैं particular circumstance में, right? अब बच्चों इस पे क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए ये आपके पास एक लाइन लिख देंगे, प्रोफेशनल जजमेंट इज एसेंशियल टू द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। हम लोग इंपॉर्टेंट कैसे मार्क करते हैं? आएगा आएगा आएगा। और आप लोग इसमें जो है ये भी लगा सकते हैं, अपने करण अर्जुन भैया की फोटो भी लगा सकते हैं, मैं लगा देता हूँ। ये लीजिए मैंने लगा दिया करण अर्जुन, क्योंकि बेटा मेरे करण अर्जुन आएंगे और ये करण अर्जुन क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा इस पार्ट को जो है आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन उसका मतलब होता है कि आप लोग सोचते हैं अरे मास्टर ने नहीं पढ़ाया तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लो नालायको। तो प्रोफेशनल जजमेंट एसेंशियल है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट के लिए? आंसर इज यस, बिल्कुल एसेंशियल है। प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी इन पर्टिकुलर रिगार्डिंग द डिसीजन अबाउट। अब आप देखिए पूरा ऑडिट ही तो डिस्कस है यहाँ पे, हम मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क में प्रोफेशनल जजमेंट रखते हैं, हम नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जो हमें चाहिए
नहीं है, सो दैट वी कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसेज एंड गैदर ऑडिट एविडेंस, वहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ करते हैं। दो बातें, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। नंबर 2, audit procedure to meet the requirement of the essays and evaluating whether sufficient and appropriate audit evidence have been obtained and whether more needs to be done to achieve the objective of the essay and thereby overall objective of the auditor। तो बेसिकली जो हम लोग sufficient appropriate audit evidence obtain करते हैं वो हमारे लिए बेसिकली हमारे लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ करते हैं। क्या हमें और भी कुछ करना है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ये चेक करने के लिए भी हम लोग जो है प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ करते हैं। फिर से रिवाइज करेंगे, मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। नंबर 2, ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या रिक्वायरमेंट ऑफ एसे और रिक्वायरमेंट ऑफ एसे एंड मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेज एंड गैदर ऑडिट एविडेंस जो है वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है नहीं, ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ साथ में कुछ और चीज़ें करनी है क्या, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसे एंड देयर बाय द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ये चेक करने के लिए भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करते हैं। माइंड में कुछ कुछ बातें चल रही हैं वो बताना चाहता हूँ आपको बेटा। अगर आपने ओल्ड बुक से पढ़ा है, मैं ओल्ड सिलेबस नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपने ओल्ड बुक से पढ़ा है, ओल्ड बुक क्या बेसिकली आपने दिसंबर 21 तक की बुक से पढ़ा हुआ है, तो बेटा आप लोग खतरे में हैं, नई बुक उठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं जो नए आए हैं और मैं आपको वो यहाँ पर रिवाइज करा दूंगा, पक्की बात है। लेकिन माइंड में बातें चलती रहती है, तभी मैं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कि भैया प्लीज़ पढ़ लेना, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ नए वाले स्टडी मटीरियल से। ओके, कई टॉपिक्स आपको ऐसे लगेंगे अरे ये तुमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि भैया वो अभी भी आए हैं। आइए चलिए, तो मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क हो गया, एनिटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हो गया हमारे पास, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस हो गया। देन इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट्स जजमेंट, मैनेजमेंट ने जो जजमेंट ली है इन अप्लाइंग दी एंटिटीज AFRF, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जहाँ पे जो है मैनेजमेंट को जजमेंट लेनी होती है, तो मैनेजमेंट ने जो जजमेंट्स ली हैं वो सही है या नहीं, हम उनको इवैल्यूएट करने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करते हैं। ऊपर से रिवाइज करते हुए आएंगे, मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट्स जजमेंट, एंड फाइनली ड्रॉइंग द कंक्लूजन। जब हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस, फॉर एग्जाम्पल हम एस्टिमेट किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट की रीजनेबलनेस को जो है वो असेस कर रहे हैं, तो भी हम लोग प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। नाउ प्रोफेशनल जजमेंट में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैन आल्सो बी फॉर्म्ड आफ्टर व्हाट, कंसल्टेशन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। MTP 1 में आ चुका है एक बार और इसमें आपको बताना चाहता हूँ एक या दो बार आ चुका है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक आधी बार एग्जाम में भी पूछ चुके हैं। एनीवेज चलिए, अब हाउ ऑडिट इज कंडक्टेड, ये टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको एक बेस दे रहा हूँ कि ऑडिट कैसे कंडक्ट होता है। पहले होता है एंगेजमेंट, फिर होती है प्लानिंग, फिर होती है मटीरियलिटी, फिर होती है रिस्क असेसमेंट, फिर होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर उसके बाद होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर एंड फिर ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। जस्ट टू मेक इट श्योर कि आप लोग कनेक्शन में हैं, आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। एंगेजमेंट में आपको ऐसे 210 बहुत हेल्प करता है, प्लानिंग में आपको 300 बहुत हेल्प करता है, मटीरियलिटी में आपको 320, ये सारे ऐसे के नंबर लिख रहा हूँ, रिस्क असेसमेंट में 315, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में 330, और ICAI बोलता है कि 330 हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा सोच मत लेना, अगर किसी टीचर ने आपको 330 नहीं पढ़ाया है तो बेटा वो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत 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 बुरा हुआ है। हाँ, वो दबे पाँव पढ़ा दिया हो वो बात अलग है, लेकिन पढ़ाया ज़रूर होगा, क्योंकि 330 के बिना बेटा ज़िंदगी नहीं है। ओके, यहाँ पे आपकी 500 की सीरीज़ आ जाती है पूरी की पूरी, और यहाँ पे आपकी 700 की सीरीज़ आ जाती है पूरी की पूरी। हाँ, कुछ और भी स्टैंडर्ड्स हैं जो इन्हीं के बीच में हम लोग जो है धीरे धीरे कवर करके चलते हैं। यानी कि आप पूछते ना सर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कौन से हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स तो यही है बेटा, 210, 300, 320, 315, 330, उसके बाद आपका आ गया 500 की सीरीज़ वाले जो हमारे सिलेबस में है, और 700 की सीरीज़ वाले तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं 200 भी लिख देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा जो है बेटा वो ऐसा नहीं है कि छोड़ने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो ठीक ठीक इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, देन अब बात करते हैं बच्चों रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। तो रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट ऑडिटर करता है कि भाई रोमम को पता लगा ले। याद रखिएगा, रोमम को ऑडिटर कंट्रोल नहीं कर सकता है, रोमम को ऑडिटर जो है वो सिर्फ असेस कर सकता है। ओके, अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क प्रायर टू ऑडिट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेंगे, प्रायर टू ऑडिट या फिर ड्यूरिंग द ऑडिट या फिर आफ्टर द ऑडिट, तो याद रखिएगा प्रायर टू ऑडिट। अच्छा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम लोग क्यों यूज करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। ऐसे 315 से इसका कनेक्शन है, याद रखिएगा। सो रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं अब आपको पता चल गया, ताकि हम एंटिटी को, उसके माहौल को और उसके इंटरनल कंट्रोल को जो है समझ पाएं, राइट, ताकि हम लोग क्या कर पाएं,
ताकि इससे इससे होगा क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने से, बेटा रोमम को हम लोग असेस कर पाएंगे और एनिटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो है हम लोग क्या कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे। एनिटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो हम लोग क्या कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे। लीजिए, तो आफ्टर रैप ऑडिटर कैन असेस द लेवल ऑफ रोमम। वंस द रोमम इज असेस्ड वी कैन डिसाइड नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। नेचर मतलब कि भाई कंप्लायंस ज़्यादा करना है, सब्सटैंटिव एक्सटेंट मतलब सैंपल साइज छोटा होगा या बड़ा, और टाइमिंग मतलब इंटरिम पीरियड की ट्रांजैक्शन चेक करनी है या फिर हमने ईयर एंड की ट्रांजैक्शन जो है वो चेक करनी है। इंटरिम प्लस ईयर एंड कम डिटेल में, या इंटरिम प्लस ईयर एंड बहुत डिटेल में, राइट। अच्छा जी, देन अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देते हैं जिसके बेस पे आप अपना ऑडिट ओपिनियन दे पाएं? आंसर इज नो, आंसर इज अ बिग नो, राइट। क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बेसिस पे ही आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं? नहीं। क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देते हैं टू एक्सप्रेस द ओपिनियन? नो, बट स्टिल दे आर रिक्वायर्ड इन ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। बेसिकली हम लोग कर रहे थे रिस्क बेस्ड ऑडिट। हम लोग पहले रिस्क को समझते हैं और रिस्क के बेसिस पे अपना रिएक्शन डेवलप करते हैं। रिस्क होता है बच्चों, क्योंकि रिवीजन है आपको पता है, रिस्क असेस करते हैं हम लोग ऐसे 315 में। ऐसे 315 बोलता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ऑल दो लिखा नहीं, बट एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, इंटरनल कंट्रोल। आइए, देन उसको बच्चों फिर हम रिस्पॉन्स देते हैं और वो होता है ऐसे 330 में ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क। लीजिए, देन आते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हमारे पास दो होते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर। यहाँ पे ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करता है, राइट, टू डिसाइड वेदर टू रिलाई ऑन देम और नॉट। तो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करता है और देखता है उस पर रिलाई करना है या नहीं करना है। रिलाई करना है तो उसको और फर्दर टेस्टिंग करता है, ये बात याद रखिएगा आप। आइए, हम लोग क्या करते हैं टेस्टिंग करने के लिए? सबसे पहले हम लोग इंटरनल कंट्रोल का डिज़ाइन चेक करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं, अप्रूवल है या नहीं, रिकंसिलेशंस करवाते हैं या नहीं। अगर नहीं है हम तो उस पर रिलाई नहीं करेंगे, हम वी विल गो फॉर सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अगर है तो फिर हम उसकी एफिशिएंसी चेक करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इंटरनल कंट्रोल की डिज़ाइन चेक करते हैं और उसकी एफिशिएंसी चेक करते हैं, डी और IM। आई होप आपको याद आ रहा है। लीजिए, देन हम लोग देखते हैं इंटरनल कंट्रोलर एफिशिएंट, देन इट इज गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि भैया अगर इंटरनल कंट्रोल मेरे अच्छे हैं तो मेरे सब्सटैंटिव प्रोसीजर में थोड़े से क्या कर सकता हूं, कम, और मैं इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई कर सकता हूं। इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग अब मैं और डिटेल में करने वाला हूं, और सब्सटैंटिव प्रोसीजर थोड़े से क्या कर दूंगा, कम। सब्सटैंटिव प्रोसीजर बिल्कुल स्किप नहीं कर सकता हूं, ये बात याद रखिएगा। देखिए, इफ बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल वी डिसाइडेड टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देन वी विल डू मोर कंप्लायंस प्रोसीजर एंड लेस सब्सटैंटिव प्रोसीजर। हम कंप्लायंस प्रोसीजर ज्यादा करेंगे और सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो है वो कम करने वाले हैं। नाउ सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्या होता है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर में ऑडिटर चेक करता है ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, राइट। इसके अंदर दो बातें आती है, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल, बोले तो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। चलिए अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी डिफाइंड एज ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असेशन लेवल। बता दो बेटा क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दो क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बता देना मुझे, क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिख के बताना, नहीं तो ये लिख देना क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 9 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसको एक मुझे लिख के बता दीजिएगा, राइट, मतलब ये कोड लिख के बता दीजिएगा इसका आंसर जल्दी से। चलिए अब चलते हैं आगे बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हम, और वो क्या है मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, असर्शंस। असर्शंस को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। असर्शंस को कैसे रिवाइज करेंगे, आइए आपको ले चलते हैं असर्शंस रिवाइज करने की दुनिया के अंदर। आ जाओ असर्शन पे। तो असर्शन के लिए मैंने यहाँ पे ना कुछ नोट्स बना रखे हैं, आप इनसे जो है इनको रेफर कर सकते हैं। देखिए जी, असर्शंस क्या होती हैं? असर्शंस होती हैं रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एम्बॉडिड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हैं, दे मे बी एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। हाँ जी, दे मे बी एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, ये हम समझेंगे एक्सप्लिसिट और अदरवाइज का मतलब क्या होता है। अब जरा देखिए, ऑडिटर के लिए क्या काम है? ऑडिटर जो है इन असर्शंस को यूज करता है टू कंसिडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट दैट में अकर इन दी फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है और फिर इन असर्शंस के बेसिस पे चेक करता है कि भाई क्या कोई गलती तो नहीं है इन 3 कैटेगरी में से किसी भी प्रकार की, राइट। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कम ऑन, अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब अकाउंट बैलेंस में बेसिकली हमारे पास जो है वो 4 असर्शन निकलती हैं, याद रखिएगा, ERCV। अभी ERCV क्या है? एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। अच्छा जी, एग्जिस्टेंस में हम लोग चेक करते हैं कि भाई क्या
एक्चुअली में जो ये अकाउंट बैलेंस दिखा रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में हम लोग चेक करते हैं क्या ये जो इन्होंने अकाउंट बैलेंस दिखाया है एंटिटी के पास, यानी ये जो हमारा क्लाइंट है इसके पास इसके कंट्रोल है या नहीं, और लाइबिलिटी एक्चुअली में इन्हीं की ऑब्लिगेशन है या नहीं। कंप्लीटनेस में हम लोग चेक करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं जो रिकॉर्ड होनी थी वो रिकॉर्ड हो गई हैं या नहीं। और वैल्यूएशन और एलोकेशन में हम लोग चेक करते हैं जो हमारा अकाउंट बैलेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, वो प्रॉपर अमाउंट पे रिकॉर्डेड है या नहीं, और साथ साथ में जो भी ओवरहेड्स की एलोकेशन होनी थी या अदर एक्सपेंसेस की एलोकेशन होनी थी वो प्रॉपरली हो गई है या नहीं। राइट तो ये हो गया हमारा ERCV। देन ट्रांजैक्शंस के केस में हम लोग कौन सी एसेशन कंसिडर करते हैं? OCACC, मेरे साथ OCACC। अब व्हाट इज OCACC? O इज अकरेंस, C इज कंप्लीटनेस, A इज एक्यूरेसी, फिर एक और C आता है कट ऑफ, और फिर एक आता है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अकरेंस। अकरेंस ऐसा है कि साहब जो ट्रांजैक्शन जो आपको दिख रही है वो एक्चुअली में अगर हुई थी कि नहीं हुई थी, और एंटिटी के लिए है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप इसे एंटिटी के लिए है या नहीं इसको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाले पार्ट से जो है वो जोड़ सकते हैं, लेकिन लिख के मत आइएगा। ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा हम अकरेंस चेक करते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुई थी या नहीं हुई थी, और वो एंटिटी के लिए है, एंटिटी के लिए ही थी या नहीं थी। आप सोचिए ना कैसे चेक होगा, इनवॉइस वगैरह से चेक हो जाएगा। कंप्लीटनेस ये बिल्कुल सेम है, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड हुई है या नहीं, यानी कि सारी ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी तो रिकॉर्ड हो गई है, कुछ भी ओमिट हमने नहीं किया है। अच्छा, फिर एक्यूरेसी, कट ऑफ और क्लासिफिकेशन, इनको आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि साहब ये डील करता है, एक्यूरेसी डील करता है आपके अमाउंट से, कट ऑफ डील करता है आपके अकाउंटिंग पीरियड से, और क्लासिफिकेशन डील करता है आपके अकाउंट से। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी, अमाउंट अकाउंट, अमाउंट अकाउंट, और हमारे पास पीरियड, अमाउंट अकाउंट और पीरियड। याद रखिएगा, अमाउंट अकाउंट क्लासिफिकेशन और पीरियड। पीरियड मतलब हो गया कट ऑफ। राइट तो याद रखनी बच्चों, लास्ट वाले हमने अमाउंट हो गया एक्यूरेसी, अकाउंट हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, और हमारा कट ऑफ हो गया बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड। कट ऑफ का सिंपल सा मीनिंग अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं बेटा, मान लो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो इस फाइनेंशियल ईयर एंड की ट्रांजैक्शंस को हम लोग चेक करते हैं। मान लो कुछ गुड्स हैं जिनकी ओनरशिप, जिनका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है, तो वो हमारी बैलेंस शीट में ना आए, और हो सकता है कुछ ऐसे गुड्स हों जिनका रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे पास आ चुका है, तो वो हमारी बैलेंस शीट में, हमारे P&L अकाउंट में एज द केस में भी वहाँ पे जो है वो शो होने चाहिए। राइट और इन्हीं को बोलते हैं कट ऑफ प्रोसीजर। जनरली जो है ऑडिटिंग के एंड में लगाए जाते हैं टू चेक वेदर जो हमारी लास्ट वाली एंट्रीज हैं वो सही अकाउंटिंग पीरियड में एंटर्ड है या नहीं। लीजिए देन ऐसे ही बच्चों, ऑल दो मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं पढ़ाते समय बताता हूँ कि भाई ICAI ने यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो इंटरनेशनल लेवल से थोड़ा सा जो है वो साइड लाइन कर दिया अपने आप को। इन्होंने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को अलग से कैटेगरी बना दी, जबकि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अपने आप में एक असेशन होनी चाहिए थी अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन में। और आगे चल के आप देखते हैं चैप्टर 9 जब आप पढ़ते हैं और बाकी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे वहाँ पर ICAI बोलता है कि नहीं सर ये तो एक असेशन है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, लेकिन यहाँ पे ICAI बोलता है कि कैटेगरी है। एनीवेज तो कैटेगरी है, तो कैटेगरी में बच्चों जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें कितनी असेशन चेक करनी होती है। OCACC सबसे पहले O हो गया अकरेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बेसिकली यहाँ पे करना क्या है ना, अकरेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है नहीं। हाँ जी, अकरेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है या नहीं। तो जितने भी इवेंट्स अकर हुए थे उनकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है या नहीं। कंप्लीटनेस में हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं वो कंप्लीट है या नहीं, मतलब एंटिटी को जितने डिस्क्लोजर करने थे वो करे या नहीं करे। देन एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन में हम लोग क्या देखते हैं प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के केस में कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज है वो फेयर एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट्स पे हो रही है या नहीं हो रही है। और क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडेबिलिटी में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सर सारे के सारे जो डिस्क्लोजर्स हैं वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड है या नहीं विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। राइट तो ये हो गई हमारी असर्शंस। अब ये असर्शंस क्या क्या हो सकती हैं, मैंने आपको बताया था कि असर्शन साहब आप लोगों के लिए जो है वो हो सकती हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होती हैं जरा इसको समझ लेते हैं। अच्छा, सेशन में आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स में से वो जो मैंने आपको पढ़ाया वहाँ से पढ़िएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या हो सकती हैं जरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक्सप्लिसिट जो देख के समझ आ जाए, इम्प्लिसिट जो ऑब्वियस हैं जिसके बारे एक्सप्लिसिट जिनके बारे में हमें डिटेल में चीज़ें बता रखी हो, इम्प्लिसिट जो देख के समझ आ जाए जो ऑब्वियस है। एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक सुंदर कन्या दिखी आपको, सुंदर कन्या की मांग में आपको सिंदूर दिखा, तो बेटा अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मांग में सिंदूर दिख रहा है, गले में मंगलसूत्र दिख रहा है, हाथ में अंगूठी दिख रही है सगाई वाली, और बहुत सारे तरह के और गहने दिख रहे हैं जिससे ये क्लियर है दैट शी इज मैरिड। राइट तो ये हो गई कौन सी असर्शन, ये हो गई असर्शन बच्चों हमारे लिए इम्प्लिसिट असर्शन दैट शी इज मैरिड। राइट अब ऐसी, अब देखिए इसमें प्लीज ऑफेंड मत हो जाएगा बच्चों, समझाने के लिए
कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाए। इम्प्लिसिट मतलब जो देख के क्लियर है, जो ऑब्वियस है। एक्सप्लिसिट मतलब जिसमें कंप्लीट डिटेल आपको बताई गई है, राइट। और बच्चे जो है इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं क्लास में आधा पौना घंटा लगाता हूँ ये चीज़ समझाने के लिए। तो असर्शन आपकी क्या क्या हो सकती है, जरा ध्यान रखिएगा। एक्सप्लिसिट हो सकती है, इम्प्लिसिट हो सकती है, और साथ साथ में पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो एक्सप्लिसिट पॉजिटिव मिल जाएगी, इम्प्लिसिट पॉजिटिव मिल जाएगी, एक्सप्लिसिट नेगेटिव मिल जाएगी, और एक्सप्लिसिट आपको इम्प्लिसिट नेगेटिव जो है आपको मिल जाएगी। तो हमारी कुल मिला के 4 कैटेगरी ऑफ असर्शन जो है वो बन सकती हैं। बहुत डिटेल मत जाइएगा, लेकिन फिर भी आपको बेसिक आइडिया मैंने इसका दे दिया है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का और नेगेटिव का मतलब अच्छा और बुरा नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है जब कोई चीज़ है, बिल्डिंग है तो मतलब पॉजिटिव है, बिल्डिंग नहीं है तो मतलब नेगेटिव है। किसी चीज़ का ना होना इज नेगेटिव असर्शन, किसी चीज़ का होना इज पॉजिटिव असर्शन, किसी चीज़ का ना होना और वो क्लियरली मेंशन्ड होना इज नेगेटिव एक्सप्लिसिट। वो क्लियरली मेंशन होना, किसी चीज का होना और वो क्लियरली मेंशन होना, दिस इज एक्सप्लिसिट पॉजिटिव। किसी चीज का होना और वो क्लियरली मेंशन होना, दिस इज एक्सप्लिसिट पॉजिटिव, राइट। अच्छा जी, चलिए एग्जांपल्स वगैरह मैंने नोट्स में दे रखे हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ लेंगे। एक एग्जांपल आपको क्विकली बता देता हूं। लिखा हुआ है देयर इज नो कंटीजेंट लाइबिलिटी, तो नो की वजह से क्या बन गई, नेगेटिव, और क्योंकि ये क्लियरली एक्सप्रेस्ड है तो ये क्या बन गई है, एक्सप्लिसिट असर्शन, या फिर आपके लिए एक्सप्रेस्ड असर्शन जो है वो बन गई है। देखिए लिखा भी है दिस इज एक्सप्रेस्ड नेगेटिव असर्शन। ओके, लीजिए, तो ये चीज़ें हमने असर्शन वाली पढ़ ली हैं। इसको लेके भर भर के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर करेंगे। हमने काफ़ी डिटेल में क्लास में डिस्कस करे थे। चलिए अब आ जाते हैं मित्रों ऑडिट एविडेंस पे। डोंट वरी एट ऑल, ऑडिट एविडेंस का पूरा हमारे पास जो है क्या है, ऑडिट एविडेंस का पूरा हमारे पास मित्रों एक चैप्टर है। एक चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडिट एविडेंस, तो वहाँ से हम इसको जरूर देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात सुन लीजिए कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है। इन्फॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। सो इन्फॉर्मेशन, conclusion, auditor opinion. Information used by the auditor in arriving at conclusion on which auditor's opinion is based, right. It includes the accounting records and other information as well. तो काफ़ी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, डोंट वेरी एट ऑल। इवन ये भी आपको अभी बस नाम बता देता हूँ, इनको भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऐसे 500 रिवाइज कर रहे होंगे। ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस क्या क्या होते हैं, AEIOU, रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। आ जाओ, मुझे तो पता है क्या लगता है। देखो यार, मैं कुछ ना बहुत बड़ी बातें नहीं बोलना चाहता, बट आई एम श्योर कुछ टीचर्स तो हमारी क्लास में आते थे, हमने पकड़ लिया था 1-2 बार उनको, हमारी क्लास में, लाइव क्लास में आके पढ़ रहे होते थे। तो भाइयों बस यही रिक्वेस्ट है, अगर टीचर्स हैं आप और आप ये वीडियोस देखते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाइए, और हो सके तो क्रेडिट दे दीजिए। मुझे नहीं तो इंस्टीट्यूट को तो क्रेडिट दे दीजिए। आप तो इंस्टीट्यूट के करेक्ट इनकरेक्ट अपनी बुक में डाल दे हो विद आंसर, और उस पर अपना नाम लगा देते हो। बड़ा गुस्सा सा आता है यार। मैंने जो क्वेश्चन बैंक बनाया, मैंने उसमें साफ बताया कि भैया सारा का सारा सोर्स आईसीए के स्टडी मटेरियल पे है, और यहाँ पे अगर सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं तो उसमें मैंने कोट कर दिया कि कहाँ पे आए हुए हैं क्वेश्चंस, एमटीपी में, सजेस्टेड आंसर में कहाँ पे आए हुए हैं। प्लीज़ क्रेडिट देना सीखिए। ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ, शॉर्ट फॉर्म वॉर्ट फॉर्म सब कॉपी हो रही हैं, और मुझे कहीं कहीं से खबरें आ रही थी, सर आपके वाली टेक्निक वहाँ पे यूज़ हो रही है, वहाँ पे यूज़ हो रही है, यहाँ पे यूज़ हो रही है। इट्स टोटली ओके। और कुछ लोग क्रेडिट देते हैं एंड आई एम रियली हैप्पी। अगर कोई क्रेडिट देता है तो मुझे अच्छा लगता है, और कुछ लोग बिना क्रेडिट देते हैं, वो सोचते हैं कि हम बताएंगे, हमने बनाई है सारी चीज़ें। और प्लीज़ किसी का नाम मत लिखिएगा, बस अपने दिल का दर्द जो है आपके साथ शेयर कर रहा था। प्लीज़ थोड़ा सा बस नाम मत लिखिएगा किसी का भी। और मुझे पता है जो लोग क्रेडिट देते हैं, आई एम टोटली विद देम, क्योंकि भाई आप अगर किसी चीज़ का, आपको बच्चों एज अ प्रोफेशनल मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप कोई काम किसी से सीख रहे हैं, किसी का काम यूज़ कर रहे हैं, आप उसे क्रेडिट दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप उसे जब क्रेडिट नहीं देते, इवन इंस्टीट्यूट को हम क्रेडिट नहीं देते हैं उनके स्टडी मटेरियल के, उनके क्वेश्चंस के लिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और कहीं पे अगर मुझसे भी ये बात हुई हो तो आई एम रियली सॉरी, मैं उसे करेक्ट कर लूँगा, मुझे बता दीजिएगा। आइए, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड इंक्वायरी। इसको हम शॉर्ट में कैसे पढ़ते हैं, AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो ये सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, इनको याद रखिएगा। इनको भी हम लोग आने वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बेसिक्स में सिर्फ एक टॉपिक से आपको और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, फिर हम इसको चैप्टर 4 में जो है काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन ये टॉपिक्स बच्चों आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं साथ साथ पढ़ाता चलूँ। तो व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क, ध्यान सुनिएगा, इज द रिस्क दैट ऑडिटर में एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड और ऑडिटर ओपिनियन जो है वो इनएप्रोप्रिएट दे देगा। इसका मतलब कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं और ऑडिटर जो है वो कह रहा है अरे वाह क्लीन ओपिनियन, तो इसको बोलते हैं सर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, सॉरी इसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क। और इसका उल्टा नहीं हो सकता। इसका उल्टा क्या नहीं हो सकता?
that financial statements are not materially misstated, and auditor giving inappropriate opinion is not the audit risk. Let me repeat, financial statements are not materially misstated and auditor giving inappropriate opinion is not audit risk. Okay, अच्छा जी, फिर ऑडिट रिस्क को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रोमम और डिटेक्शन रिस्क। रोमम क्या है? रोमम में क्या दो चीजें आ जाती हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, इनको हम लोग चैप्टर 4 के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ऑडिट एविडेंस तो हमने पढ़ लिया, अब ऑडिट रिस्क के बारे में आपको और इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ऑडिट एविडेंस गलती से 2 बार जो है यहाँ पे चार्ट आ गया है। अब मुझे लगता है कि आपने बेसिक्स जो है बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। स्टेप्स मैं आपको एक बार फिर बता दूं, और याद रखिएगा, ये बात मैंने कई बार क्लास में भी बोली है, क्या ये स्टेप्स लॉक स्टेप फैशन में चलते हैं? क्या ये स्टेप्स जो हैं 1 बाय 1 हम लोग लेते हैं? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। ये कॉन्टिन्यूस स्टेप हो सकते हैं, 2-2, 3-3 स्टेप्स जो है पैरेलली चल सकते हैं। जैसे कि प्लानिंग की अगर बात करूं तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वो बिल्कुल हमारे करंट ऑडिट के साथ खत्म होती है और जस्ट करंट ऑडिट के साथ खत्म होने के बाद तुरंत जो है वो नेक्स्ट ऑडिट के लिए शुरू भी हो जाती है। हम पढ़ेंगे आने वाले एसे में, डोंट वरी एट ऑल। तो अभी के लिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये स्टेप्स आपकी नॉलेज के लिए हैं, इन स्टेप्स को आप एक बार जरूर देखें, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो बढ़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सर ICAI का चैप्टर उठाएंगे। बेसिकली मैं आपको एसे 200, 210, 220 ये 3 एसे जो है वो रिवाइज कराने वाला हूँ, स्पेशल फोकस ऑन इंडिपेंडेंस रख के, और साथ साथ में कुछ ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल घोटे मार टॉपिक हैं, जैसे एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिटिंग, राइट, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। ऑल्दो हम क्लास में इनको समझते भी हैं, जैसे स्कोप ऑफ ऑडिटिंग में मैंने शायद 30-40 मिनट लगाए थे समझाने में आपको। तो ये घोटे मार जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका भी, जैसे एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेंगे। ओके, चलिए जी। तो ये बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग की रिवीजन जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में वी विल रिवाइज chapter number 1 of ICAI covering 200, 210, 220 and all other topics which are covered by the one and only Institute of Chartered Accountants of India, मित्रों। All the best मित्रों, बाय बाय मित्रों, God bless you। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू।